तो बच्चों यस्टरडे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, वो मैं आपको बेसिक फिर से रिकैप करा लेता हूँ. So what we have studied yesterday, we started studying certain terms which are in relation to the stock market. तो ये मैंने चालू किया था और उसके अंदर बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैंने व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट वो समझाया था. तो फाइनेंशियल मार्केट इज मार्केट इन विच द फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड. जहाँ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग होता है वो मार्केट को फाइनेंशियल मार्केट कहा जाता है. अब सिक्योरिटीज कौन सी होती है? दो प्रकार की सिक्योरिटीज होती है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म मीन्स जो एक साल से कम पीरियड के लिए इशू की जाती है उसको शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज बोलते हैं. व्हाट अबाउट लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज मीन्स जो सिक्योरिटीज एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए इशू होती है. शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का जो मार्केट है ना उसको मनी मार्केट बोलते हैं, एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी का मार्केट है ना उसको कैपिटल मार्केट बोलते हैं. ये मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, मीन्स कौन कौन सी ऐसी सिक्योरिटी है जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इशू होती है? तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, कॉमर्शियल पेपर है. चलो मैं इसके नाम लिख देता हूँ. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पहला नाम. सीटी का फुल फॉर्म क्या था? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. सीडी का फुल फॉर्म था कॉमर्शियल पेपर. ये सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बराबर है. फिर मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, फिर शॉर्ट टर्म लोन्स, ट्रेजरी बिल्स. ये ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट के कहने पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है. फिर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में क्या क्या था? तो कैपिटल मार्केट था. कैपिटल मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के मार्केट को कैपिटल मार्केट बोलते हैं. और उसके अंदर इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स है ना, बॉन्ड्स, ये सब होते हैं. इवन लॉन्ग टर्म लोन्स ये सभी इसमें आता है. फिर मैंने आपको समझाया था कि स्टॉक मार्केट क्या है. तो स्टॉक मार्केट आज की भाषा में मैं बताऊं तो एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है वेयर सिक्योरिटीज कैन बी ट्रेडेड. जहाँ हम सिक्योरिटीज ट्रेड कर सकते हैं, मीन्स बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं. ठीक है, तो दैट इज अवर वर्चुअल प्लेटफॉर्म. ओके. फिर व्हाट इज ब्रोकर? तो मैंने बताया था कि स्टॉक मार्केट में ना ब्रोकर के बिना कुछ काम नहीं होता. विदाउट ब्रोकर यू कैन नॉट सेल योर सिक्योरिटीज, यू कैन नॉट बाय योर सिक्योरिटीज. ब्रोकर को ये चैनल में इसलिए रखा है कि गवर्नमेंट उन पर कंट्रोल करता है ना. सो उनको कुछ टर्म्स कंडीशंस फॉलो करनी होती है, उनको लाइसेंस दिया जाता है और फिर वो ब्रोकर के वहां हमको हमारे अकाउंट्स ओपन करना है. तो ब्रोकर के वहां हमने हमारा अकाउंट. सर ब्रोकर के कुछ उदाहरण दो ना. मैं आपको कुछ बड़े बड़े नाम बोलता हूँ, जैसे कि शेर खान एक बड़ा ब्रोकर है. फिर एक असित सी शाह करके एक है, ये भी बड़ा नाम है. फिर शेयरमार्ट करके है, ये भी एक बड़ा ब्रोकर है, बहुत बहुत बड़ा ब्रोकर. ऐसे बहुत सारे हैं, है ना. जवेरी सिक्योरिटीज, ये सभी ब्रोकर्स होते हैं. मीन्स यहाँ आप जाओगे, आपका अकाउंट उधर ओपन करोगे और फिर वहां से आप सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग कर पाओगे. तो ये ब्रोकर है. फिर मैंने बताया था कि व्हाट इज लिस्टिंग. लिस्टिंग का मीनिंग क्या होता है? मैंने कल आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताया था कि जैसे कि कोई एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, लाइक हमारा यस्टरडे मैंने बताया था जस्ट डायल. अब जस्ट डायल एक प्लेटफॉर्म है, वहां जाके आप अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है वो डाल सकते हो, वो आपको उसकी लिंक भेजेगा. वो प्लेटफॉर्म पे जितने लोग लिंक होंगे उनका आपको वो इंफॉर्मेशन देगा. ठीक है. तो अब सपोज आप बड़ोड़ा में सर्च कर रहे हो कि भाई हमको सीएमए की कोचिंग करना है, तो मैंने हमारे ये क्लासेस का नाम उधर पिछले 4 साल से मैंने उधर रखा है. तो हर साल वो मेरे से चार्जेस लेते हैं, बट है ना मेरा नाम वहां रखते हैं. तो किसी को भी सर्च करना है कि भाई सीएमए ट्यूटोरियल्स या फिर सीएमए कोचिंग क्लासेस इन बड़ोड़ा, तो दे विल फाइंड माय नेम ओवर देयर कि ये क्लासेस आर देयर. तो अब ये क्या हो गया, मेरे को मेरा नाम उधर लिस्ट कराना पड़ा और उसके लिए मेरे को चार्जेस देने हैं. सिमिलरली आपके जो शेयर्स है, शेयर्स आर ट्रेडेबल सिक्योरिटीज. तो ये ट्रेडेबल सिक्योरिटीज को बेचने के लिए वो सिक्योरिटीज को लिस्ट करानी पड़ेगी. भाई इतने इतने शेयर्स है ये प्लेटफॉर्म पर बाय किए जा सकते हैं, सेल किए जा सकते हैं. तो उसको हम बोलते हैं लिस्टिंग. अब लिस्टिंग कौन कराता है? तो नॉर्मली कंपनियां लिस्टिंग कराती है. मैं सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसके शेयर्स उनको ऑनलाइन बेचने के लिए रखने हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऑनलाइन पे खुद का लिस्टिंग कराएगी. और द मोमेंट दे मेक द लिस्टिंग, तो जितने शेयर्स का सपोज उन्होंने 10 करोड़ इक्विटी शेयर है उनका लिस्टिंग कराया है, बट उनके 5 करोड़ प्रेफरेंस शेयर है उसका लिस्टिंग नहीं कराया है, तो सिर्फ आप इक्विटी शेयर्स को ऑनलाइन परचेज या सेल कर सकते हो, है ना.
तो लिस्टिंग होता है, कंपनी कराती है, और जो लिस्टेड कंपनी है ना उनके शेयर्स के प्राइस वो स्टॉक मार्केट आपको लाइव दिखाता है, आपको मालूम पड़ता है कि उसका ट्रेंड क्या है, मार्केट बढ़ा, मार्केट कम हुआ, बुलिश ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है। अब ये सर बुलिश बेरिश क्या है, ये भी कल मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि व्हाट इज बेरिशनेस एंड व्हाट इज बुलिशनेस। ये रहा देखो, बेरिश का मीनिंग होता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्राइस कम होंगे, तो उसको बेरिश मार्केट बोलते हैं। मीन्स ये एक टाइप का इंट्यूजन है ना, एक टाइप का एक्सपेक्टेशन है, इंट्यूजन से बेटर वर्ड है एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टिंग द शेयर प्राइसेस टू फॉल, तो उसको हम बोलते हैं बेरिश। एंड यहां है एक्सपेक्टिंग द शेयर्स प्राइसेस टू राइज, उसको हम क्या बोलेंगे, बुलिश मार्केट। बुलिश का मीनिंग क्या होता है, you are expecting that this share of a particular company would perform better in future. Suppose right now Reliance is traded at suppose 1930, and you are expecting that within a year, yeah, within a 3 month, Reliance is going to rise up to 2400 rupees per share. So what you will do, you are bullish about Reliance, so what would be your action right now? So your action would be to buy the share of Reliance at 1930, and when the price goes to 2400, then you are going to sell. So that is the outlook and action of the bullish people. बुलिश पीपल कैसे होते हैं, उनको अंदर से ऐसा लगता है कि रिलायंस का प्राइस बढ़ेगा। सर वो अंदर से कैसे लगेगा, ज्योतिषी है क्या? नहीं, ज्योतिषी ज्योतिषी नहीं है। आप सभी जितने भी लोग इधर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हो ना, लेटर ऑन यू आर गोइंग टू बी द ज्योतिषी ऑफ द स्टॉक मार्केट, आई एम टेलिंग यू व्हाई। जैसे वो एस्ट्रोलॉजी में आपको कुछ साइंस होता है, उसमें कुछ नियम होते हैं, इधर स्टॉक मार्केट के भी कुछ नियम है। आप पर्टिकुलरली कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं इंटरमीडिएट में, जैसे कि आपने रेशियो एनालिसिस, यू स्टडीड द रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस, वैल्यू एडेड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, these are various instruments through which you can predict the prices of the shares. You can check the financial health of a company, and there is one another analysis in which you are actually checking the trend of the securities. तो पिछले 5 साल में ये सिक्योरिटी के प्राइस बढ़े, कम हुए, कब, है ना, ड्यूरिंग द ईयर, जनवरी मंथ, फरवरी मंथ, मार्च, अप्रैल में, एट विच टाइम ये कंपनी के शेयर्स बढ़े या फिर कम हुए, दैट यू आर गोइंग टू चेक। एंड ये ट्रेंड जो है, दैट ट्रेंड कंपैरिजन यू विल डू, कि पिछले साल जनवरी में ये स्थिति थी, इस साल जनवरी में ये स्थिति है, तो बढ़ा या कम हुआ, और आगे जाके क्या होगा। तो ये ट्रेंड को हम डालते हैं, आप उसको हमें ना टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। तो थ्रू टेक्निकल एनालिसिस व्हाट यू आर गोइंग टू डू, थ्रू टेक्निकल एनालिसिस you are going to predict the possibility of the share price of a company, that whether share price will goes up or goes down. So that prediction, there are various prediction techniques in which fundamental analysis and technical analysis. What is fundamental analysis? In fundamental analysis, you are using this ratio analysis, cash flow, fund flow analysis, value added, economic value added. So this kind of a concepts you are doing, means you are interpreting the balance sheet and profit and loss account, है ना? And what is the technical analysis? In technical analysis, you are going to compare the ratios. You are going to compare the financial performance of last few years with trend. It shows a trend. Graphical analysis भी बोलते हैं उसको. Technical analysis में you are mainly dealing with the graphs. Fine. So this is the technical analysis. ये दोनों के base पे what you can do is you can predict the prices of the shares. Fine. So this is fundamental and technical analysis which I have stated along with this word bullishness, bearishness. Now ये डीमेट रीमेट था. What was डीमेट? डीमेट का मीनिंग होता है dematerialized and remet का मीनिंग होता है rematerialized. Now what do you mean by demat and what do you mean by remet? So what do you mean by demat? Demat means आपके फिजिकल शेयर्स को हम सॉफ्ट फॉर्म में, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको डीमेट बोलते हैं. इट इज लाइक अ बैंक. जैसे बैंक में आप रुपए जमा करते हो और आपका जो हार्ड मनी है, मींस फिजिकल मनी, उसको आप सॉफ्ट मनी में कन्वर्ट कर देते हो. द मोमेंट यू डिपॉजिट सपोज 50,000-60,000 रुपीज इन योर अकाउंट, दैट मनी वुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर ऑनलाइन मोड. मींस इफ यू आर यूजिंग द मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग और यू आर यूजिंग एटीएम, then you will find that you have this much balance after depositing 60,000, and now you can use that 60,000 rupees.
बट व्हाट फिजिकल कैश यू हैव डिपॉजिटेड दैट विल नेवर कम बैक, वो वापस नहीं आएगा। जो फिजिकल शेयर्स आपने जमा किए थे वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। सो दैट वाज द डीमैट एंड रिमेट, सॉरी डीमैट। डीमैट में क्या होगा, आई विल गिव माय फिजिकल शेयर्स टू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इट इज लाइक अ ब्रांच ऑफ अ बैंक। वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वो कंपनी को भेजेगा शेयर्स, फिजिकल शेयर्स। कंपनी के पास दो शेयर के रजिस्टर होंगे, एक फिजिकल शेयर का रजिस्टर और एक ये डीमैट वाले मीन्स सॉफ्ट फॉर्म वाले इलेक्ट्रॉनिक शेयर का रजिस्टर। वो फिजिकल शेयर के रजिस्टर में से ये शेयर्स को हटा देगा और वो सेम एंट्री ऑनलाइन दैट इज इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स वाले रजिस्टर में कर देगा कि भाई यहाँ इतने शेयर्स, इतने से इतने क्वांटिटी के शेयर्स भाई ये पर्टिकुलर शेयर होल्डर के पास है। फिर उसका एक फोटो देके कंपनी वो डीपी को भेजेगी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फिर अपने खुले हुए अकाउंट में आपके अकाउंट में उतने शेयर जमा कर देगा। वहाँ शेयर्स क्वांटिटी फॉर्म में जमा होते हैं। आपको किसी को भी जब भी शेयर्स बेचने हैं वहां से आप डेबिट करोगे और जब आप कोई भी शेयर्स बाय करोगे वहां वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली अ डीमेट प्रोसेस। रिमेट उससे एकदम उल्टा है। रिमेट में क्या होता है कि आपके पास वर्चुअल शेयर्स है, मीन्स आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स है, बट आपको उसकी प्रिंट चाहिए, फिजिकल कॉपी चाहिए। तो अब आप डीपी के पास जाओगे और बोलोगे कि मेरे को इंस्टेड ऑफ डीमेट आई वांट टू गेट रीमेट, तो रीमेट का एप्लीकेशन करो। वो एप्लीकेशन वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहाँ पहुँचाएगा, वो पहुँचाएगा कंपनी को। कंपनी फिर से अपने शेयर वर्चुअल शेयर्स के रजिस्टर में से उतने शेयर्स की क्वांटिटी और नाम हटा के फिजिकल शेयर्स के रजिस्टर में आपका नाम ऐड कर देगा। फिर एक राइटिंग में लिख के देगा कि ये इतने शेयर होल्डर्स इनके पास इतने शेयर्स है, एंड फिर उसके बेस पे आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या करेगा, आपके डीमेट अकाउंट में से उतने शेयर्स कम कर देगा। एंड कंपनी क्या करेगी, फिजिकल शेयर्स के रजिस्टर में डालेगी तो उसका प्रिंटिंग कराएगी शेयर का, और वो प्रिंटेड कॉपी डीपी को देगी, डीपी आपको वो प्रिंटेड कॉपी दे देगा शेयर्स। तो आपके वर्चुअल शेयर्स आपके फिजिकल शेयर्स में कन्वर्ट हो गए। तो दिस इज डीमैट एंड रिमेट प्रोसेस। एवरीवन क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सभी? Yes. तो ये कल का क्विक रिवीजन था कि कल हमने 45 मिनट्स में ये सब चीज़ें देखी। सो नाउ आई एम शेयरिंग समथिंग एल्स, कुछ और चीज़ें मैंने बनाई है तो वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक पैम्पलेट जैसा है जिसके अंदर आई ट्राई टू कवर द थियरी ऑफ दिस टॉपिक कैपिटल मार्केट, है ना। इसके अंदर सब चीज़ें मैंने लिखी है, इफ यू कैन फाइंड एवरीथिंग यू विल फाइंड। आपका ये मॉड्यूल ही है जिसको मैंने अच्छे से ऐसा ड्राफ्ट करके रखा है। तो फाइनेंशियल मार्केट किसको बोलते हैं? इट इज अ प्लेस और अ सिस्टम वेयर फाइनेंशियल एसेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स आर क्रिएटेड एंड एक्सचेंज। तो ये फाइनेंशियल मार्केट की बात होगी, है ना। सो व्हाट वर्ड वी लर्न ओवर हियर इज द फाइनेंशियल मार्केट। फिर दूसरा, फाइनेंशियल मार्केट का रोल क्या होता है? इट इज द सिग्निफिकेंट रोल इन द रिसोर्स मैनेजमेंट इन द इकोनॉमी। सर ये क्या होता है रिसोर्स मैनेजमेंट? अगर ना मैं आपको बताऊं, ये फाइनेंशियल मार्केट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। उसके तीन मेन रीजन है। आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है 3-3 मार्क्स में कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया, है ना। तो वो इम्पोर्टेंस उन्होंने 3 मैटर्स लिख के दिए हैं। लेट मी शो यू कि यस, ये रहा, ये वाला पहला पोर्शन, ये वाला कि भाई मेजर इकोनॉमिक फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। ये आपके जो फाइनेंशियल मार्केट है उनके मेन फंक्शन क्या है? तो पहला है प्राइस डिस्कवरी, दूसरा है लिक्विडिटी, एंड तीसरा है रिडक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब क्या है, पहले मैं आपको लिक्विडिटी समझाता हूँ कि भाई ये फाइनेंशियल मार्केट का एक वन ऑफ द फंक्शन है लिक्विडिटी। तो व्हाट डू मीन बाय लिक्विडिटी? अब ना सीधी सीधी बात है, अगर सपोज किसी के पास पैसे ज्यादा पड़े, फॉर एग्जाम्पल हेत के पास बहुत पैसे पड़े और मनीजा को पैसे चाहिए, तो मनीजा हेत को बोलेगी कि भाई मेरे को पैसे देना उधार, है ना, मीन्स मेरे को बोरो करना है। हेत बोलेगा नो प्रॉब्लम 14% आई विल चार्ज द इंटरेस्ट। मनीषा बोली ओके, वहां से पैसे इधर आ गए, मनीषा का काम चल गया। ठीक है, जो भी पर्पज था उसका पर्पज सब हो गया। तो अब ये क्या हुआ, एक के पास एक्सेस मनी पड़ा था, दूसरे के पास मनी का अवेलेबिलिटी नहीं था, लिक्विडिटी कम थी। तो जिनके पास लिक्विडिटी थी उनके पास से लिक्विडिटी इधर शिफ्ट हो रही है, जहां लिक्विडिटी है उनके पास से लिक्विडिटी जिनके पास नहीं है वहां वो शिफ्ट हो रही है। तो एक आदमी के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, वो अपने पैसे किसको दे रहा है? जिसको नीड है उसको। और वो नीड वाला बंदा क्या करेगा? वो पैसे का यूज करके बिजनेस करेगा, कमाएगा और उसमें से कुछ रिटर्न देगा। ठीक है, तो ये चीज जो है उसी को बोलते हैं लिक्विडिटी। तो फाइनेंशियल मार्केट का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द लिक्विडिटी। क्या फंक्शन है लिक्विडिटी? लिक्विडिटी मीन्स क्या
कि कंपनी अपनी लिक्विड एसेट्स, मीन्स लोगों के पास लिक्विडिटी पड़ी है, लोग अपना छोटा छोटा सेविंग रखते हैं, वो छोटा छोटा सेविंग कंपनियों के पास आता है। कैसे? कंपनी जब शेयर्स का इशू लाती है मार्केट में, शेयर इशू, तब है ना लोग अपने छोटे छोटे सेविंग्स में से वो रुपए शेयर मार्केट में जमा कराते हैं, वो शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी वगैरह देते हैं। एंड फिर उसमें से क्या होता है, उनके पास से जो मनी था वो कंपनी के पास शिफ्ट हो गया और कंपनी उससे बिजनेस करेगी, और वो बिजनेस करके वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को या डिबेंचर्स को कुछ ना कुछ रिटर्न देगी। तो ये जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कंसेप्ट, ये कंसेप्ट को ही हम लिक्विडिटी मोबिलिटी बोलते हैं। तो ये पहला फंक्शन है। फिर दूसरा है प्राइस डिस्कवरी। अब ये क्या है? व्हाट डू मीन बाय प्राइस डिस्कवरी? अबे ना ये नया शब्द है आपके लिए, तो मैं ये शब्द ये हमारे लिस्ट में लिखता हूँ इधर। व्हाट इज प्राइस डिस्कवरी, दैट आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर। तो 8वां वर्ड है हमारा प्राइस डिस्कवरी। Now what do you mean by price discovery? प्राइस ढूंढना, डिस्कवर करना मीन्स क्या करना? ढूंढना। वी हैव टू फाइंड आउट द प्राइस, बट हाउ वी कैन फाइंड आउट द प्राइस? नाउ फॉर दैट रीजन व्हाट यू हैव टू डू इज दैट हमेशा प्राइसिंग है ना डिमांड सप्लाई के बेस पे डिसाइड होती है कि भाई इतना डिमांड है, इतना सप्लाई, तो उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स होगा। मेरे को बताओ, कोई प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, अभी चलो अभी जनवरी चल रहा है, 2 महीने में मैंगोज आ जाएगी मार्केट में। तो अब सपोज कोई बंदा मार्च महीने में मैंगोज लेने जा रहा है, तब उतने ज्यादा ज्यादा सप्लाई नहीं होता है उसका, तो उसकी उस टाइम प्राइस बहुत ज्यादा रहती है ना, कुछ रुपए का डजन, है ना, 50 रुपए का एक, 600 रुपए का डजन या 800 रुपए का डजन, ऐसा मैंगो मिलता है। बट वही चीज अगर आप मार्च के बाद मई के आजू बाजू आप ले रहे हो, तो है ना आपको 30-40 रुपए किलो मिल जाएगा, 50 रुपए किलो मिल जाएगा। तो ये क्या है सर, किलो में तो 6-7-8 पीस आते थे, 12 पीसेस के हिसाब से देखे तो कुछ 100 रुपए की आजू बाजू की कैरी होगी फॉर एग्जाम्पल मैंगो। एंड जब आप मार्च में लेने गए थे तब 1000 रुपया था। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो उस टाइम डिमांड कम था, डिमांड ज्यादा था, सप्लाई कम था, सप्लाई कम था, उसके लिए प्राइस बढ़ गए। तो आप सोचो, ये जो मार्केट ड्रिवन प्राइसिंग है उसी को प्राइस डिस्कवरी बोला जाता है। एक तरफ डिमांड, एक तरफ सप्लाई, और दोनों का ग्राफ हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपको एक प्राइस बन के मिलेगी, और उसी को बोलते हैं प्राइस डिस्कवरी। अब यहाँ कौन से प्राइस की डिस्कवरी की बात हो रही है? स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली सिक्योरिटीज के प्राइस की डिस्कवरी की बात हो रही है ना, कि शेयर्स की प्राइस कैसे फाइनल होगी, या व्हाट इज द मार्केट प्राइस। अब सर ये फाइनेंशियल मार्केट से कैसे मालूम पड़ता है? मैं उदाहरण दे रहा हूँ। सपोज रिलायंस के शेयर्स है अभी मार्केट, है ना, कंपनी के पास सपोज 10 करोड़ शेयर्स इशू, और उसका पिछले दिन का मार्केट प्राइस था 1930 रुपए। सपोज आज के दिन में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि मेरे को रिलायंस बाय करना चाहिए, बाय करना चाहिए, तो है ना वो ऑनलाइन ब्रोकर के पास जाएंगे और कोड लगवाएंगे कि अभी क्या चल रहा है प्राइस, 1930 चल रहा है। अच्छा, मेरे को उससे कम प्राइस में लेना है, तो मैं बोलूंगा कि 1920 में मिलना है तो मैं ले लेता हूँ 10 शेयर। तो मैं ब्रोकर को बोलता हूँ तू कोड डाल भाई ऑनलाइन कि भाई 1920 में इफ समवन इंटरेस्टेड देन आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग 10 शेयर्स। वो अपने टर्मिनल पे डिटेल डालेगा। अब पूरे इंडिया में जितने भी ऑनलाइन ब्रोकर्स होंगे उनके टर्मिनल पर अब ये चीजें दिखेगी कि भाई ये बंदा इंटरेस्टेड है ये प्राइस पे, और फिर वो प्राइस पे कोई दूसरा सपोज सेल करने के लिए रेडी है। अब मार्केट 1930 चल रहा है, किसी को सपोज पैसे की जरूरत है, वो सोच रहा है कि प्राइस बढ़े तब बेचो, बट नहीं बढ़ रहा है, तो फिर क्या करेगा वो, इसको इमरजेंसी है तो वो 1920 में भी निकाल देगा। तो वो देखेगा कि मार्केट में डिमांड कौन सा है, तो 1920 में 10 शेयर की डिमांड है, तो फिर वो 10 शेयर बेच देगा 1920 में, एक बार उसको कैश तो मिल जाएगा। तो ये है ना, ये कंसेप्ट चलता है स्टॉक मार्केट, है ना। अब ये तो एक उदाहरण दिया, ऐसे हजारों लोग, लाखों लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं अपना बाय या सेल का कोड डलवा के, और वो बाय और सेल के कोड को मिला करके स्टॉक मार्केट का जो सिस्टम है, वो टर्मिनल बोल सकते हैं, सिस्टम बोल सकते हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम या सुपर कंप्यूटर जो भी बोलो, वो सुपर कंप्यूटर प्राइस डिसाइड करेगा कि ये डिमांड है, ये सप्लाई है, तो उसका इसका बैलेंसिंग करते करते ये प्राइस बनता है। तो आपको जो हर 1-2 सेकंड में प्राइस का चेंज दिख रहा है ऑनलाइन स्टॉक मार्केट में, वो ऐसे होता है कि कोई आदमी डिमांड का कोड डालता है, प्राइस डालता है, कोई सप्लाई का कोड डालता है, प्राइस डालता है, मींस क्वांटिटी एंड प्राइस, एंड फिर वो अगर मैच हो जाएगी तो ट्रांजैक्शन हो जाएगा, तो वो ट्रांजैक्शंस के बेस पे प्राइसेस होंगे। अब सपोज हमको ऐसा मालूम है कि रिलायंस का है ना हर क्वार्टरली रिजल्ट आता है,
सपोज दिसंबर का रिजल्ट आएगा तो जनवरी के पहले 10-12 दिनों में दिसंबर के क्वार्टरली रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा। अब उसमें रिलायंस का सपोज प्रॉफिट बढ़ा है तो फिर लोग उसके बारे में बुलिश हो जाएंगे कि यस ये कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, तो हम उसके शेयर्स बाय कर लेते हैं। तो फिर क्या होगा, फिर रिलायंस के शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी। सब लोग अपना अपना प्राइस, मीन्स अभी मार्केट 90-30 पे चल रहा है तो वो 90-30 पे 10 शेयर 100 शेयर 200 शेयर बाय करने का सोचेंगे। बट सप्लायर्स मीन्स जो बेचने वाले हैं वो बेचने का नहीं सोचेंगे, उनको भी लगता है कि अभी प्राइस बढ़ेगा तो मैं क्यों बेचूं, तो वो वेट करेंगे तो बायर से ना कोट बढ़ाते जाएंगे कि भाई 90-30 में कोई रेडी नहीं है तो 1950 डालो, 1950 में कोई रेडी नहीं है तो 1970 डालो, 1980 डालो, और उस हिसाब से फिर प्राइस बढ़ते रहेंगे। जब किसी को ऐसा लगेगा कि मेरा टारगेट था कि भाई 2000 आए तो बेच दो, वो बंदा बेच देगा। तो ऐसा करके प्राइस मीन्स डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ेगा। डिमांड कम है एंड सप्लाई ज्यादा है, मीन्स मार्केट में बहुत ज्यादा शेयर्स पड़े हैं बट कोई लेने को रेडी नहीं है, तो वो शेयर्स की कीमतें कम हो। तो शेयर्स की कीमतें कम होने में, ज्यादा होने में डिमांड सप्लाई फैक्टर भी इम्पैक्ट करता है एंड कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनी के डिसीजंस, कंपनी का जो इंफॉर्मेशन है जो मार्केट में घूम रहा है वो, ये सब चीजों का मैटर होता है उधर। मीन्स ऑल दिस थिंग्स आर रियली हैविंग अ मैटर इन डिटरमिनिंग द प्राइस ऑफ द शेयर। तो ये सब चीजें मैटर करती है शेयर प्राइस डिसाइड करने में। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया कि भाई प्राइस डिस्कवरी, तो ये फाइनेंशियल मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, इसी से आपका प्राइस डिस्कवरी होता है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज को जानना है कि मेरे शेयर की मार्केट प्राइस क्या है, तो वो है ना स्टॉक मार्केट में देखेगी कि भाई अभी मेरा शेयर 2020 में चल रहा है ना 2020, तो उसको मालूम पड़ेगा कि मेरा एक शेयर वर्थ 2020 है ना। तो यस, यही मेरे को बताना था कि प्राइस डिस्कवरी क्या है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट थ्रू डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे और दूसरे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप प्राइस ढूंढते हो, तो ये भी फाइनेंशियल मार्केट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। चलो और देखते हैं प्राइस डिस्कवरी के बाद और क्या हमने देखा था। तो प्राइस डिस्कवरी के बाद वी ऑल्सो फाइंड इट आउट। देखो तीसरा, तो थर्ड इकोनॉमिक फंक्शन वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। व्हाट इज दैट थर्ड इकोनॉमिक फंक्शन। तो थर्ड इकोनॉमिक फंक्शन है कि रिडक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये फाइनेंशियल मार्केट से क्या हो रहा है कि आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होती है। तो अब हमको एक नया वर्ड समझना पड़ेगा कि व्हाट डू मीन बाय ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो वो मैं ऐड करता हूँ ये हमारे लिस्ट में कि भाई व्हाट डू मीन बाय ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो नेक्स्ट वर्ड मैं यहाँ ऐड करने जा रहा हूँ कि व्हाट डू मीन बाय ट्रांजैक्शन कॉस्ट। प्राइस डिस्कवरी का भी मीनिंग लिख देते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर, MPS, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ सिक्योरिटीज, है ना, चलेगा, ऑफ में लिखेंगे। चलो अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है। अभी ना ट्रांजैक्शन कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ डूइंग ए ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे, बाय ऑब्लिक सेल। तो स्टॉक मार्केट में बाय ऑब्लिक सेल करने के ट्रांजैक्शंस का कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ डूइंग अ ट्रांजैक्शन इन स्टॉक मार्केट, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब सर ये क्या होता है समझाओ। तो अब ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। नाउ व्हाट डू मीन बाय ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो सपोज मैंने शेयर्स इशू किए, इफ आई इशूड द शेयर्स, तो आपको लगता है क्या कि ऐसे ही इशू हो जाएंगे। देयर इज द प्रोसेस ऑफ इशूइंग द शेयर्स। सो बहुत बहुत बड़ा प्रोसेस है, मैं आपको वो बुक बिल्डिंग करके एक प्रोसेस आएगा वो मैं समझाऊंगा। बट मैं ऐसा समझ लो कि मेरे को है ना एक एजेंसी को रखना पड़ेगा जो मेरे इश्यू साइज का तकरीबन 5 से 10% मेरे से चार्ज करेगी। मीन्स सपोज मेरे को 500 करोड़ के शेयर इश्यू करने हैं तो 500 करोड़ का 10% के आजू बाजू या 5 से 10% मीन्स 50 करोड़ के आजू बाजू का चार्जेस मेरे से ले करके कोई एजेंसी मेरे बिहाफ पे मेरी कंपनी के शेयर इश्यू करेगी। सर क्यों मेरे बिहाफ पे, मैं क्यों ना करूं। आप बिजनेस करोगे या शेयर इशू करने के प्रोसेस में जाओगे, क्योंकि ये प्रोसेस है ना इट्स अ टायरसम प्रोसेस। और ये सब जो एजेंसीज होती है उनके वहां 30 से 50 प्रोफेशनल्स होते हैं,
who are either CA or CS or LLB, those who are knowing about the laws, लॉ को जानते हैं और लॉ की जो इंट्रिकसीज है वो जानते हैं और उसको फुलफिल करते हैं, तो उनकी 50 लोगों की टीम होती है और वो हमारे शेयर्स इशू का काम करते हैं। आपको सेबी का परमिशन संभालना है, आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को देखना है, आपको सपोज सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट स्क्रा का प्रोविजंस फॉलो करना है, आपको कंपनीज एक्ट फॉलो करना है, आपको लिस्टिंग एग्रीमेंट फॉलो करना है, आपको फॉरेन एक्सचेंज अगर इन्वॉल्व है तो फेमा फॉलो करना है। तो ये सभी लॉज आप फॉलो कर रहे हो एंड फिर ये शेयर्स इशू कर रहे हो, तो ये लॉ आपका प्रॉपर फॉलो हो रहा है कि नहीं, उसके जो नियम है उस हिसाब से हम कर रहे हैं कि नहीं, वो देखने के लिए देयर वुड बी सम पर्सन, और वो एजेंसीज जिसको हम क्या बोलते हैं कि शेयर इश्यू एजेंट, जो हमारे शेयर्स इशू करने में हमको हेल्प करते हैं, उनका 5 से 10% चार्जेस होता है, दे आर अर्निंग वेरी हैवी, बराबर है। तो ये जो है ये हमारा एक खर्चा है शेयर इशू करने का, तो इट इज अ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, है ना। अगर आपको थोड़ा याद आ रहा है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाम का एक चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें कॉस्ट ऑफ डेब्ट पढ़ा था। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट में रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल डेब्ट की हमने फॉर्मूला पढ़ी थी, उसमें आप सोचो कॉस्ट ऑफ डेब्ट की एक फॉर्मूला थी, अगर आपको याद आ रही है तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि सपोज केडी कॉस्ट ऑफ डेब्ट, उसमें रिडीमेबल कॉस्ट की फॉर्मूला कि व्हाट इज द फॉर्मूला, तो इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट प्लस आरवी रिडम्पशन वैल्यू माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन, है ना, फिर आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये फॉर्मूला थी अगर आपको याद है तो अब यहाँ इश्यू कॉस्ट क्या होता है, ये नेट प्रोसीड्स का मीनिंग जो था, नेट प्रोसीड इज नथिंग बट इश्यू अमाउंट माइनस इश्यू एक्सपेंस, है ना, इश्यू अमाउंट माइनस इश्यू एक्सपेंस, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको नेट प्रोसीड बोलते हैं। तो ये जो इश्यू एक्सपेंस है ना वही है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, आपको शेयर्स इश्यू करने का जो खर्चा हो रहा है उसी को हम इश्यू एक्सपेंस बोलते हैं, तो वही है हमारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है। सो एवरीवन गेटिंग व्हाट डू मीन बाय ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब ये फाइनेंशियल मार्केट से ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम कैसे होती है, तो मैं आपको पहले कुछ नियम बता देता हूँ कि अगर मेरे पास फिजिकल शेयर्स है, जैसे कि प्रिंटेड शेयर्स है मेरे पास, और मेरे को सपोज कुमेल को शेयर बेचना है, तो मेरे और कुमेल के बीच में ये प्रिंटेड फिजिकल शेयर्स बेचने के लिए एक एग्रीमेंट होगा जो हमको स्टैम्प पेपर पे करना पड़ेगा, ऐसा नियम है ना। फिजिकल शेयर्स बेचना है तो कंपलसरी स्टैम्प ड्यूटी भर के स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट करके आप बेच सकते हो, ऐसे मैंने आपको शेयर्स दे दिए और आपने मेरे को रुपए दे दिए, ऐसा नहीं होगा। स्टैम्प पेपर वुड बी द प्रूफ, और ये प्रूफ के बेस पे मैं कुमेल को जब शेयर बेचूंगा तो ये ट्रांजैक्शन होगा हमारा स्टैम्प पेपर पे, और वो स्टैम्प पेपर फिर वो कंपनी को दिखाएगा और कंपनी अपने बुक्स में मेरा नाम हटा के कुमेल का नाम ऐड करेगी कि भाई 50 शेयर्स थे जो धवल शाह के नाम पे थे, अब वो कुमेल के नाम पे ट्रांसफर हुए, बट उसका प्रूफ क्या है, तो ये स्टैम्प पेपर, और स्टैम्प पेपर में आपको मालूम है 6% ड्यूटी, मीन्स जो भी आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट है, सपोज 50 शेयर है मेरे, एक शेयर 2000 का है, तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 2000 मीन्स 1 लाख का शेयर मेरे को बेचना है कुमेल को, तो है ना, वो 1 लाख में 6% तो मेरे को स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, मीन्स 6000 तो मेरे को देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो हाँ, 6000 का स्टैम्प पेपर लाऊंगा, उस पर कॉन्ट्रैक्ट लिखूंगा, तो 6000 मेरे गए, मेरे को लाख मिलेंगे बट 6000 तो चले गए, तो मेरे को नेट 94,000 ही मिलेंगे। तो ये भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट हुआ, है ना, ये आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना है, ये भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। अब क्या हो रहा है कि आप फाइनेंशियल मार्केट में ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हो थ्रू ब्रोकर, तो अब मेरे को सपोज कुमेल को ऑनलाइन शेयर्स ट्रांसफर करने हैं मेरे अकाउंट में से कुमेल के अकाउंट में, तो वो इजीली हो जाएंगे और उसमें जीरो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, देयर इज नो स्टैम्प ड्यूटी रिक्वायर्ड एंड देयर वुड बी जीरो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इजीली मेरे अकाउंट में से उसके अकाउंट में चले जाएंगे। हाँ, ब्रोकरेज का इश्यू होगा, अगर ये सेल का ट्रांजैक्शन हुआ तो जो सेल अमाउंट है उसका कुछ 0.05 या 0.4% जितना आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ खर्चा नहीं होगा, ये एक खर्चा होता है, और वो ब्रोकरेज को भी हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही बोलते हैं, है ना। तो ब्रोकरेज इज अ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, स्टैम्प ड्यूटी इज ऑल्सो ए ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये नए शेयर इशू कर रहे हो तो शेयर इशूइंग एजेंसी को आपने अपॉइंट किया, वो भी आपका क्या है, वन ऑफ द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इशू एक्सपेंस भी आप जिसको बोलते हो। तो व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन इज कि आपको जब भी शेयर्स इशू करने हैं, इट विल नॉट बी द इजी गेम, शेयर इशू इज द बिगेस्ट चैलेंज नाउअडेज फॉर ए कंपनी, क्योंकि आपको लगता है महीने 2 महीने भर का पूरा टाइम लगता है, ये 50 लोगों की टीम पूरा एक कंपनी का इशू संभालेगी,
सिर्फ एक कंपनी का एट ए टाइम, ठीक है, और उसमें उनके इतने सारे लोग हैं, इतने सारे प्रोफेशनल्स हैं, सब बैठ के काम करेंगे, है ना, लाइव अपडेट्स होंगे कि इतना इतना काम हो गया, इतना इतना हो गया, फिर भी 1.5-2 महीना लगेगा, इसलिए वो इतना ज़्यादा चार्ज करते हैं कि आपकी जो इशू अमाउंट है उसका 5% या 10% हमको दे दो। मीन्स बहुत बड़ी इशू अमाउंट होगी तो 5% जितना आएगा, और कम इशू अमाउंट होगी, सपोज 80 करोड़, 100 करोड़, तो फिर उसका 10% लेंगे। बट ज़्यादा इशू अमाउंट है, सपोज 1000 करोड़ का इशू लाना है, तो 1000 करोड़ का 5% चार्ज करें। आर यू गेटिंग? तो दिस आर द मेथोडोलॉजी थ्रू विच सिक्योरिटीज आर इशू, ठीक है। आई होप कि ये टॉपिक क्लियर है आप। सो लेट अस सी द व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मीनिंग क्या क्या होता है? कॉस्ट ऑफ डूइंग अ ट्रांजैक्शन, उसके उदाहरण में लिखता हूँ, कौन कौन से उदाहरण है ट्रांजैक्शन कॉस्ट के। तो शेयर्स इशू एक्सपेंस, शेयर्स इशू एक्सपेंस, फिर स्टैम्प ड्यूटी अगर आप फिजिकल शेयर्स कर रहे हो तो, इन केस ऑफ फिजिकल शेयर्स, फिर है तीसरा कौन सा है, ब्रोकरेज चार्जेस, ये सभी आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट की डेफिनेशन में ये सभी आते हैं। देन नाउ लेट अस हैव द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट चीज पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमारा एक दूसरा पैम्पलेट भी है, दैट आई एम टेकिंग इट एज अ बेस कि भाई आपको ये कोर्स में है तो इसमें जो जो शब्द आते हैं तो मैं समझाऊंगा। ओके, तो ये आपके मेजर इकोनॉमिक फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट से कौन से इकोनॉमिक फंक्शंस होते हैं वो यहाँ आपको जानने को मिला। फिर यहाँ फाइनेंशियल सिस्टम एंड कैपिटल मार्केट, उसके बारे में है, कल मैंने बेसिक बातें बताई थी कि कैपिटल मार्केट क्या है, तो जहाँ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज ट्रेड की जाती है, एंड मनी मार्केट क्या है, तो जहाँ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज ट्रेड की जाती है। तो देखो यहाँ मनी मार्केट के बारे में, तो मनी मार्केट इज अ होलसेल डेप्ट मार्केट फॉर लो रिस्क, हाईली लिक्विड एंड शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स मीन सिक्योरिटीज, ठीक है। तो यहाँ आपके शॉर्ट टर्म फंड्स बोरोड होते हैं एंड लेंड होते हैं, है ना। बोरोड एंड लेंडिंग भी पॉसिबल है। अब ये चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, सर ये बोरो कैसे होते हैं शेयर्स और लैंड कैसे किए जाते हैं, है ना, वो कैसे, तो वो भी मैं समझाऊंगा। फिर आगे, इट मीट्स द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बोरोवर्स एंड प्रोवाइड्स द लिक्विडिटी ऑफ कैश टू द लेंडर्स। है ना, जो बोरोवर है उसको लिक्विडिटी मिलेगी लेंडर की तरफ से। सपोज आपको पैसे की जरूरत है, आपने मेरे को बोला मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, है ना, तो आपका जो पर्पज है सब हो जाता है। मैं कौन हूँ? आई एम द लेंडर ऑफ ए मनी, एंड आप कौन हो? बोरोवर। तो मेरे पास जो सरप्लस पैसा पड़ा था मैंने आपको दिया, इसके बदले में आप क्या दोगे मेरे को? इंटरेस्ट वगैरह जो भी उस पर जो रिटर्न है वो आप मेरे को दो, ठीक है। तो ये मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज इशू होती है। तो कंपनियों को सपोज शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, सपोज 200 दिन के लिए या फिर 150 दिन के लिए या 15-20 दिन के लिए या 40 दिन के लिए शेयर्स की जरूरत, सॉरी अमाउंट की जरूरत है, तो कंपनियां क्या करेगी? इंस्टेड ऑफ गेटिंग द लोन्स फ्रॉम द बैंक्स दे विल इशू दिस शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। सर क्या फायदा है? अगर लोन वगैरह आप लोगे ना तो आपकी जो फिक्स्ड एसेट्स है ना उसके अगेंस्ट में चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्गेज, है ना। मॉर्गेज क्रिएट करके आपको फिर लोन लेनी पड़ेगी, तो आपकी एसेट पे चार्ज क्रिएट होगा, वो एसेट आप इजीली अब बेच भी नहीं पाओगे किसी को। सो दैट इज वाई अब क्या करना पड़ेगा उन लोगों को? तो उन लोगों को instead of following that route of a mortgage and getting the loan from banks, what is the way available with you? You can issue this short term securities. आप शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज इशू करोगे, और ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज से क्या होगा? द मोमेंट यू आर इशूइंग द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज से आपको टेम्पररी पैसे मिल जाएंगे, और आप पैसे 1 साल के अंदर वापस दे दोगे उनको। तो उससे क्या होगा? आपको शेयर्स का सॉरी आपकी सिक्योरिटीज को चार्ज नहीं कराना पड़ेगा, है ना। आपकी सिक्योरिटीज को आपको हाइपोथिकेट या फिर चार्ज या फिर मॉर्गेज नहीं करना पड़ेगा। तो ये फायदा है ना, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का। ओके, अब यहाँ एक शब्द था जो मैं आपको नहीं पढ़ा पाया कि भाई व्हाट इज बोरोइंग एंड लेंडिंग। तो कंपनी जो ये सिक्योरिटीज इशू करके पैसे ले रही है तो वो कंपनी को हम बोरोअर बोलते हैं। एंड लेंड मीन्स क्या? लेंडिंग करना मीन्स किसी को पैसे देना, है ना, अगेंस्ट सम कंसिडरेशन। अब है ना जो शॉर्ट टर्म बिल्स है, अब ये एक और कंसेप्ट है, ये मैंने नहीं पढ़ाया था कि शॉर्ट टर्म बिल्स क्या होता है। तो इट इज लाइक अ बिल ऑफ एक्सचेंज जो शॉर्ट टर्म है ना, सभी बिल ऑफ एक्सचेंज शॉर्ट टर्म ही होते हैं। उसमें ना ये ट्रेड बिल्स,
प्रॉमिसरी नोट्स, ये सभी आपके शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी है ना। तो ये सभी को भी आप है ना मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बेसिक चीजें बताई, और भी बहुत ज्यादा सीखने को है, बट मैं आपको जनरल आइडिया भी दे रहा हूँ, सो दैट इज वाई ये सब चीजों को मैं जनरली समझा रहा हूँ। अब एक और क्वेश्चन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मनी मार्केट, ये देखते हैं। बट पहले मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या था। तो मैंने ट्रेजरी बिल बोला था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोला था, फिर ये स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर इंस्ट्रूमेंट है, म्यूनिसिपल बॉन्ड है, ये सब गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आता है। बट इंपॉर्टेंट वर्ड था ये कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल और नोटिस मनी, है ना। कल ये कॉल मनी और नोटिस मनी के बारे में लास्ट में हमने डिस्कशन कर लिया था। कॉल मनी में क्या होता है, यू आर मेकिंग अ कॉल, सपोज मैंने आपको कुछ पैसे लेंड किए, बट वो कंडीशन के पे कि जब भी मैं कॉल करूं मेरे को पैसे दे देना, तो इसको मनी एट कॉल बोलते हैं। एंड दूसरा है मनी एट शॉर्ट नोटिस, उसमें क्या होता है, यहाँ तो कॉल किया और रुपए जमा हो जाएंगे आपके अकाउंट में, बट मनी एट शॉर्ट नोटिस में क्या होगा, आपको 1-2 दिनों का शॉर्ट नोटिस देना पड़ेगा। मैंने सपोज हेत को रुपए दिए कि भाई 5 लाख ले जा, बट मैं जब मांगू तब दे देना। हेत ने बोला सर 2 दिन लगेंगे, आप जब भी मेरे को फोन करोगे उससे 2 दिन में आएगा। तो ये जो 2 दिन है ना वो नोटिस मनी है। मैं नोटिस दूंगा हेत को कि भाई मेरे को मेरे 5 लाख अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट वापस दे दे। हेत क्या करेगा, ओके सर आपने नोटिस दिया, 2 दिन में मिल जाएगा, 2 दिन में वो वापस दे देता है। तो इट इज द नोटिस मनी, ठीक है। तो ये सब है। फिर रेपो, रीपर्चेज एग्रीमेंट, ये बात इसके बारे में अलग से मैं पढ़ाऊंगा। तो ये सब है ना टर्म मनी, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। अब ये कॉर्पोरेट डिबेंचर्स है ना मनी मार्केट में आएगा, बट है ना ये दिस आर नॉट द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, ये डिबेंचर्स है ना लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, वो भी बताऊंगा। फिर कॉमर्शियल बिल है, फिर फ्रिंज मार्केट है, ये सभी चीजें लेटर ऑन आएगा। ये सब जो भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपके सामने टिक किया, इतना इंपॉर्टेंट है, बराबर है। अब फीचर्स ऑफ मनी मार्केट, अब मनी मार्केट को हमको समझना है तो उसके फीचर्स हमको समझना है कि भाई मनी मार्केट में क्या है, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होते हैं। तो अभी हमने जो नाम पढ़े वो सभी इंस्ट्रूमेंट के नाम वापस लिखे, कॉल मनी, नोटिस मनी, रेपो, टर्म मनी, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर्स, ये सभी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फिर दूसरा उसका फीचर है कि उसके लार्ज पार्टिसिपेंट्स हैं, मीन्स कौन लोग हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए सिक्योरिटीज इशू करते हैं और कौन लोग हैं जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को बाय करते हैं। तो हु आर द पार्टिसिपेंट्स, मीन्स इनको पार्टिसिपेंट्स बोला जाएगा। एक क्या करने वाला, लैंड करने वाला, और एक कौन जो बोरो कर रहा है। तो वो कौन हो सकते हैं सर, तो उसमें लैंडर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड आता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आता है, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउसेज ऑफ इंडिया है, बोरोवर्स है, ये सब इसके पार्टिसिपेंट है। सर ये करते क्या है, मेन फंक्शन तो मैंने बताया दिया, मनी मार्केट का शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटी का मार्केट है ना। अब उसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन पार्टिसिपेंट है, ऑर्गेनाइज सेक्टर मीन्स जिनका कोई एक्ट के थ्रू अस्तित्व है। फॉर एग्जाम्पल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो वो कॉर्पोरेशन है। मीन सपोज कोई कंपनी है, सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो वो सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। क्यों, क्योंकि दे हैव टू फॉलो द कंपनीज एक्ट। अगर रिलायंस कंपनी है तो उनको कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, बराबर है। सपोज कोई ट्रस्ट है और रजिस्टर्ड ट्रस्ट है तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा। फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, सभी इंश्योरेंस कंपनियां, वो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगी क्योंकि उसके रिलेटेड लॉ बने हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो कॉमर्शियल एंड अदर बैंक्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये मनी मार्केट के लिए पार्टिसिपेट करेगी। कोऑपरेटिव बैंक है, एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये क्या होता है सर। तो अभी ना 2 शब्द आपको समझाने जा रहा हूँ जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फंक्शंस। अब जो वर्ड मैं आपको समझाने जा रहा हूँ उसका नाम है, एक है बैंकिंग एंड दूसरा है नॉन बैंकिंग। अब सर बैंकिंग कंपनियां और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इसमें बैंक्स आती है सब। इसके अगर मेरे को उदाहरण लेने हैं तो फॉर एग्जांपल बैंक्स आएगी इसके अंदर। एंड अगर नॉन बैंकिंग का उदाहरण लेना है तो यहाँ आएगा एनबीएफसी, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। सर फर्क क्या है, सबसे पहले आप समझो बैंकिंग सेक्टर में होता क्या है। बैंकिंग सेक्टर में 2 वर्ड आते हैं, एक बोरो मीन्स बोरो करना एंड दूसरा है लैंड करना। मीन्स आप बोरो करोगे तो कोई आदमी लैंड करेगा, तो ये है बैंकिंग का फंक्शन। बैंकिंग में मेन क्या होता है, बोरोइंग एंड लेंडिंग।
है ना। बैंकिंग के मेन अगर मैं फंक्शंस की बात करूँ तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द बैंक। बैंक अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करती है, तो पहले लोगों से वो बोरो करती है, बोरोइंग, एंड फिर वो क्या करती है, जरूरियात वाले लोगों को वो लैंड करती है, लैंडिंग, लैंड का लैंडिंग हो जाता है। अब ये क्या होता है सर, मीन सपोज आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुलवाया और आपने वहां रुपए जमा किए, फिर आपने वहां एफडी करवाई, तो ये जो अकाउंट खुला एफडी करवाई उससे आपके पैसे कहाँ जाएंगे, बैंक के पास जाएंगे। तो आपने क्या किया, लैंड किया, और बैंक ने क्या किया, बोरो किया, और बैंक इसके अगेंस्ट में आपको इंटरेस्ट देगी, है ना, ब्याज देगी। अगर सेविंग बैंक में रखा है तो आपको 4% के अंदर ब्याज देगी, और अगर आपने सपोज एफडीज की है, फिक्स डिपॉजिट्स, तो वहां आपको 6, 6.5, 7% ब्याज देगी। तो ये क्या हो गया, एक टाइप का लैंडिंग, हमने लैंड किया और बैंक ने बोरो किया। अब बैंक एक बार हमसे बोरो करती है एंड फिर क्या करती है, अब सपोज आप वो बैंक में जाते हो, सपोज मैंने बैंक में रुपए रखे तो मैंने लैंड किया, बट सपोज तर्जनी को एजुकेशन लोन चाहिए फॉर एग्जांपल, बैंक में गई तो मेरे को एजुकेशन लोन दो, तो बैंक वाले ने दिया। तो अब ये मैंने जो रुपए जमा कराए थे ना बैंक में, 1, 2 लाख, 5 लाख, वो रुपए में से अब बैंक ये काम करेगा कि जो नीडी लोग हैं उनको वो लोग क्या करेंगे, लोन देंगे। तो तर्जनी को लोन दिया और उसके अगेंस्ट में सपोज 10 या 12% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो ये उनका मुनाफा। कैसे, वो जिनको मनी लैंड करते हैं, बैंक जिनको लैंड करती है मीन्स लोन देती है, वो बंदे क्या करेंगे, बैंक को 10 से 12% ब्याज देंगे। और बैंक जिनके पैसे लैंड कर रही है मीन्स उनके पास तो खुद के पैसे नहीं थे बट हमने वहां जमा कराए, तो हमको वो कितना 6% ब्याज दे रही है, तो हमको 6 दे रही है और वहां से वो 10 या 11 या 12% कमा रही है। तो ये 11 और 6 का डिफरेंस जो है 5%, यही आपका बैंकिंग फंक्शन। तो बैंकिंग एक्टिविटी किसको बोलते हैं, बोरोइंग एंड लैंडिंग। अब नॉन बैंकिंग क्या होता है, तो इट लुक्स लाइक अ बैंकिंग बट इट इज नॉट बैंकिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन बैंकिंग। सर उदाहरण दो ना। सपोज एक नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी है, एनबीएफसी, वहां मैं जाता हूँ और मेरे को बिजनेस पर्पज के लिए लोन चाहिए, वो मेरे को लोन देते हैं, तो मैं लोन ले लिया उनसे, है ना। तो ये तो क्या हो गया सर, बैंकिंग जैसा ही हुआ ना। नहीं, बैंकिंग जैसा नहीं है, उसमें सिर्फ एक चीज आती है, वो लैंडिंग करते हैं। एनबीएफसी ऑलवेज लैंड द मनी, है ना, पैसे किसी जरूरियत वाले को देगी, बट वो बोरो नहीं करेगी। सर तो फिर उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे, एनबीएफसी के पास, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज के पास पैसे कहाँ से आएंगे। तो उसके लिए वो है ना मार्केट में शेयर्स इशू करेगी, डिबेंचर्स इशू करेगी, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स इशू करेगी, और लोग वो एनबीएफसी में इन्वेस्ट करेंगे, उसके शेयर्स लेंगे, डिबेंचर्स लेंगे, है ना। और फिर एनबीएफसी क्या करेगी, ये शेयर्स वालों को डिविडेंड, डिबेंचर्स वालों को इंटरेस्ट, बॉन्ड वालों को इंटरेस्ट अगर देगी, और ये रुपए बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को देगी। मुकेश अंबानी है, अजीज प्रेम जी है, रतन टाटा है, उनको शॉर्ट टर्म पैसे की जरूरत है, लॉन्ग टर्म जरूरत है, भाई एनबीएफसी के पास चले जाओ, पैसे ले लो। एनबीएफसी उनको करोड़ ऑफ रुपीज में लोन देगी, और उसके ये बड़े बड़े कस्टमर है, जेन्युइन कस्टमर है, तो उनसे उनको रेगुलर इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा। और आपको मालूम है, जब आप लैंड करते हो तो उसका इंटरेस्ट रेट एंड जब आप बोरो करते हो उसका इंटरेस्ट रेट अलग होता है ना। हमने बैंक को लैंड किया बाय वे ऑफ मेकिंग द फिक्स डिपॉजिट्स, तो वी आर गेटिंग ओनली 6 to 7% इंटरेस्ट, बट व्हेन बैंक यूटिलाइज दैट मनी डिपॉजिटेड बाय मी एंड दे लैंड समवन एल्स, then they are going to charge around 12-13% interest from them। तो वो 13% इंटरेस्ट उनकी इनकम है, और वो हमको 6, 6.5 या 7% दे रहे हैं, वो उनका खर्च है। तो वो 13 और 7 के बीच में बाकी का 6%, उसमें पूरा बैंकिंग चल रहा है। बट ये बैंकिंग है, एनबीएफसी में ऐसा नहीं होता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी है ना, लोगों से बोरो नहीं करती, वो मार्केट में शेयर्स इशू करती है, डिबेंचर्स इशू करती है, सिक्योरिटीज इशू करती है, और उससे रुपए आए, और वो रुपए उन्होंने लैंड किए, और उसमें से ज्यादा वो कमाए इंटरेस्ट वगैरह, और उसमें से फिर उन्होंने डिबेंचर्स को रिडीम किया, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया, शेयर्स वालों को डिविडेंड दिया, ये सब। तो एवरीवन गेटिंग दिस, सभी को ये चीज समझ में आ गई। तो बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फंक्शंस के बारे में मैंने समझा दिया आपको। अब आप देखो, हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसके अंदर ये एनबीएफसी ये शब्द इधर आ रहा था, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया। अब है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर था। अब ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, उसको हम इंडिजिनस बैंकर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडिजिनस। इंडिजिनस का मीनिंग क्या होता है, लोकल या फिर डोमेस्टिक। Now what is this? So indigenous bankers means what?
सो दे आर लोकल बैंकर्स, मीन्स लोग नहीं बोलते गांव में ये लोग पेढ़ी चलाते, मीन्स they are doing the private finance. Now what do you mean by private finance? मीन्स सपोज मैं फाइनेंस का बिजनेस कर रहा हूँ पर्सनल लेवल पे, तो मेरे रिश्तेदारों को या फिर कोई पहचान वालों को पैसे की जरूरत है तो मैं उसको दे रहा हूँ, मैंने लाइसेंस लिया हुआ है गवर्नमेंट से। आपको जब रुपए दे रहा हूँ तो हम एग्रीमेंट करते हैं कि आपसे मैं बार बार 12% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, आई विल चार्ज 12% फ्रॉम यू, एंड देन व्हाट आई विल डू, then that 12% I will charge from you, and that is my income. So I have a big amount of finance, and that finance I am giving to someone else. So it's a private players, है ना। प्राइवेट में पेढ़ी चलाना या फिर फाइनेंस का बिजनेस करना, ऐसे बोलते हैं उसको, इंडिजिनस बैंकर्स बोलते हैं, लोकल बैंकर्स। फिर दूसरा है निधि एंड चिट फंड्स। नाउ व्हाट डू मीन बाय निधि एंड व्हाट डू मीन बाय चिट फंड्स, लेटर ऑन डिस्कस करता हूँ। पहले अनऑर्गेनाइज्ड मनी लेंडर्स, मीन्स अनऑर्गेनाइज मीन्स जिनका कोई कंपनीज एक्ट थ्रू रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जिनका कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं बना, वो भी रजिस्टर्ड नहीं है, जिन्होंने कोई दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ है, ऐसे पीपल हु आर देयर इन अ बिजनेस ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग, दे आर टू बी कंसिडर्ड एज अनऑर्गेनाइज्ड मनी लेंडर्स। अब मैं आपको निधि एंड चिट फंड के बारे में बता रहा हूँ। व्हाट डू मीन बाय निधि कंपनीज एंड व्हाट डू मीन बाय चिट फंड्स, है ना। चिट का मीनिंग क्या होता है, एक चिट्ठी, CHEAT नहीं है, चीटिंग नहीं है, CHIT है। Now what do you mean by chit fund? Yeah, what are the functions of the cheat funds? Now I'm telling कि what cheat funds are doing. For example कि अभी हम लोग 21 लोग हैं ये अभी right now हम जो सुन रहे हैं एक दूसरे को, so there are 21 people. अब suppose we formed a cheat company या फिर निधि company, so what we'll do, we'll decide कि everyone will deposit 10,000 rupees every month into our cheat fund. So I deposit right now 10,000 rupees, ऐसे आप लोगों ने भी 10,000 जमा किए, कितना हुआ 21 लोगों का, 21 मल्टीप्लाइड बाई 10,000, 2,10,000 हुआ। अब क्या होगा, ये 2,10,000 अमाउंट जमा हुआ, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का 5-7 हजार, 5 या 10 हजार निकाल दो, तो 2,10,000 में से 10 हजार निकाल दिए तो 2 लाख बचे। अब ये 2 लाख का क्या होगा, दिस 2 लाख इज गिवन टू एनी पर्सन अमॉन्ग्स दिस 21, उसके नाम की एक चिट्ठी निकाली जाएगी, जिसका नाम आएगा, सपोज नाम आया वृषाली का, तो वृषाली विल गेट 2 लाख रुपीज, और उसको कुछ वापस नहीं देना है, 2 लाख मिल गया उसको। तो सर उसको करना क्या है, उसको हर बार 10-10 हजार महीने देना है। तो सपोज 21 लोग हैं तो 21 महीनों तक ये ट्रांजेक्शन चलेगा, हर आदमी 10-10 हजार देगा, हर एक को 2-2 लाख मिलेगा। तो सर फायदा क्या है, मैंने दिया 2 लाख 10, टोटल 21 महीने के 2 लाख 10 हजार दिए, मेरे को मिले 2 लाख, तो क्या फायदा है भाई, 2 लाख इकट्ठा मिले, ना तो आपको वो रुपए वापस देने हैं, है ना, आपको हर महीने सिर्फ 10-10 हजार देना है, और कभी भी 2 लाख एक साथ मिल जाएंगे। अब सपोज मेरा पहला टर्न आ गया, मेरे को 2 लाख अभी मिल गए। नाउ इफ आई डिपॉजिट दैट 2 लाख इन सम स्टॉक मार्केट और एक गोल्ड वगैरह, एंड देन व्हाट आई विल डू, आई विल वेट टिल 21 मंथ। तो 21 महीने में वो जो गोल्ड 2 लाख का मैंने लिया था उसकी कीमत सपोज 21 महीने मीन्स यू नो हाउ मच, 1.25 साल। तो 1.25 साल में वो सपोज मैंने जो गोल्ड 2 लाख का लिया था उसकी कीमत बढ़ के 2,80,000 हो गई। तो ये 2.25 महीनों में, सॉरी 2.25 साल के अंदर what I got is 80,000 return. And what is my cost? So I am paying 2,10,000 rupees, but what I am getting is 280. तो 70,000 का मेरे को बेनिफिट। तो इस तरह से आपकी निधि कंपनी चलती है, चीट फंड चलते हैं। अब इसमें ना फ्रॉड होने के भी चांसेस है, बहुत सारे पैसे वाले लोग ऐसे चीट फंड्स के अंदर है ना फ्रॉड करते हैं, जो चिट्ठी लगाता है उससे कुछ मिलीभगत होती है, और ऐसे बहुत बड़े कांड हुए हैं पश्चिम बंगाल में। ये हमारे गुजरात में ये चलन नहीं है, मीन्स वी आर नॉट यूज्ड टू डूइंग दिस चीट फंड्स, वी आर नॉट यूज्ड टू डूइंग दिस निधि कंपनीज, बट इन पश्चिम बंगाल मीन्स वेस्ट बंगाल, they are having a very frequent transactions of this cheat funds and nidhi companies. Fine. Now let us go further. आगे बढ़ता हूँ। So one more word we are going to study, निधि एंड चिट फंड्स। चलो अब हम पढ़ रहे थे फीचर्स ऑफ मनी मार्केट, उसमें एक था इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड, फिर है लार्ज पार्टिसिपेंट, तीसरा है जोन सेंट्रिक एक्टिविटीज। ये क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय जोन सेंट्रिक एक्टिविटीज? तो मनी मार्केट है ना जोन वाइज काम कर रहा है,
मीन्स फॉर एग्जाम्पल वी आर इन अ वेस्ट, ईस्ट या वेस्ट, इंडिया में हम गुजरात में है ना, तो गुजरात इज द वेस्ट साइड ऑफ इंडिया, तो हम वेस्ट सेंटर में, वेस्ट जोन में। ऐसा कोई आदमी ईस्ट साइड पे होगा, पश्चिम बंगाल और दूसरे जो स्टेट है वो ईस्ट साइड पे है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, ये सब नॉर्थ में आएंगे, साउथ में केरला वगैरह आएगा, है ना। तो दिस आर द जोन्स। तो यहाँ है ना मनी मार्केट में एक्टिविटी जोन वाइज होती है, ठीक है। फिर आगे है प्योर कंपटीशन। मनी मार्केट में पूरा कंपटीशन होता है, मीन्स जो भी मनी मार्केट में सिक्योरिटीज इशू करता है पूरा कंपटीशन। मैं किसी को 10% ब्याज दे रहा हूँ, तो है ना मार्केट रेट चल रहा है 7%, बट मैं 10% दे रहा हूँ, तो जब भी मैं मनी मार्केट में सिक्योरिटीज इशू करूंगा, मेरी सिक्योरिटीज फट फट लोग बाय कर लेंगे या टेम्पररी ले लेंगे, तो मेरा इशू इजीली हो जाएगा। क्यों? मैं रिटर्न ज्यादा देता हूँ ना 10%, क्योंकि उनको एफडी में 6-6.5 मिल रहा है और उसके सामने एक साल के अंदर मैं 10% दे रहा हूँ, तो लोग फिर वहां इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सब चीजें हैं जो आपको देखनी है। ये वन ऑफ द फैक्टर है जिसको हम क्या बोलते हैं, फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। फिर है लोअर प्राइस डिफरेंस। लोअर प्राइस डिफरेंशियल ये क्या होता है? तो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ना हर एक चीज का कीमत जो है वो मार्केट प्राइस के आजू बाजू निकलता है। मीन्स फॉर एग्जांपल मैंने कोई शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी इशू की, तो उस पर मैंने प्राइस कितनी रखनी है मेरे को, तो वो प्राइस मार्केट ड्रिवन होगी, मीन्स डिमांड एंड सप्लाई को ध्यान में रखते हुए वो प्राइस बनेगा। तो ये मनी मार्केट सिक्योरिटीज का एक वन ऑफ द फीचर है। फिर है फ्लेक्सिबल रेगुलेशंस। ये क्या है सर? जो भी नियम बने हैं ना मनी मार्केट के, वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मीन्स रिजिड नहीं है। सर रिजिड होना और फ्लेक्सिबल होने में फर्क क्या है? रिजिड होने में ऐसा होता है कि आप जो नियम बनाते हो ना, फिर उसमें कभी भी चेंज नहीं करते कोई। जबकि फ्लेक्सिबल होने में क्या होता है, यू आर कंसिडरिंग द चेंज, ना जरूरी है ऐसा आप चेंज एडॉप्ट भी करोगे, उसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। तो मनी मार्केट में जो नियम्स है वो सब फ्लेक्सिबल है। फिर है मार्केट साइज। तो मनी मार्केट में वेरी लार्ज साइज है ना, आपको करोड़ ऑफ रुपीज के फंड आप मनी मार्केट में इश्यू करोगे, तो बिग साइज। अब ये कुछ और चीजें दी है, प्री रिक्विजिट्स ऑफ एफिशिएंट मनी मार्केट वगैरह वगैरह, बट मैं आपको मेन पॉइंट पढ़ाता हूँ और फिर आगे ले जाता हूँ। अब फाइनेंशियल मार्केट के क्लासिफिकेशन की ओर जाते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या है, तो कौन सी प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट्स अलग अलग है, बट प्रोडक्ट है इक्विटी शेयर्स, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव्स वगैरह। बट उसके फीचर्स क्या है? दे आर वेरी ट्रेडेबल, दे आर वेरी ट्रांसफरेबल, जिसका ओनरशिप आपको मिलता है वो मैच्योर्ड होता है। जो रिडीमेबल सिक्योरिटीज है ना वो मैच्योर्ड होती है। डिनोमिनेशन मीन्स उसका क्वांटिटी डिनोमिनेशन होता है। सर ये क्या है क्वांटिटी डिनोमिनेशन? तो अब ये शब्द समझिए सब लोग, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटी डिनोमिनेशन? डिनोमिनेशन का मीनिंग होता है आप उसको क्वांटिटी में रिफ्लेक्ट करते हो। रिफ्लेक्ट करना मीन्स डिनोमिनेट करना। उदाहरण दो, सपोज मेरी कंपनी के 10 करोड़ शेयर्स है, हर एक शेयर 10 रुपए की फेस वैल्यू का है, तो 10 करोड़ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 10 रुपीज फेस वैल्यू, टोटल कितना होता है मेरा पेड अप कैपिटल, या फिर फेस वैल्यू वाला कैपिटल मेरा कितना होता है? तो 10 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 10, सो दैट इज 100 करोड़। तो 100 करोड़ मेरा क्या होगा? तो 100 crore would be my value of the securities which I have issued. बट यहाँ क्वांटिटी डिनोमिनेशन है। यहाँ क्या है? क्वांटिटी डिनोमिनेशन। ना व्हाट डू मीन बाय क्वांटिटी? के 10 करोड़ शेयर है, आप क्वांटिटी में बोल सकते है ना, क्वांटिटी डिनोमिनेशन। तो जब भी आप मनी मार्केट में जाते हो तो जो सिक्योरिटीज इश्यू करते हो तो उसका डिनोमिनेशन क्वांटिटी में होता है। बट आपको मालूम है एक शब्द मैंने शायद समझाया था आपको इंटर में, आई डोंट नो whether I have explained properly or not at that time because वो आया नहीं था कहीं। एक शब्द है शेयर स्टॉक एंड दूसरा है नॉर्मल शेयर। दोनों में फर्क क्या है? शेयर स्टॉक है ना बच्चों, वो शेयर स्टॉक आपका हमेशा मॉनेटरी वैल्यू में होता है। शेयर स्टॉक हमेशा मॉनेटरी वैल्यू, वहाँ क्वांटिटी डिनोमिनेशन नहीं होता है। मीन सपोज मैं ऐसा बोलूँ कि मेरी कंपनी के ने 100 करोड़ के शेयर इशू किए हैं, बट मैं ऐसा नहीं बोल पाऊंगा कि 10 करोड़ शेयर इशू किए एट ₹10 each। मैं तो बोलूंगा 100 करोड़ के शेयर, बस खत्म। मीन्स वहां सिर्फ मॉनेटरी डिनोमिनेशन है, क्वांटिटी डिनोमिनेशन है ही नहीं। अब ऐसी कंपनियों में क्या होगा? क्वांटिटी डिनोमिनेशन नहीं है, इसको हम शेयर स्टॉक बोलेंगे। उसमें कोई भी अमाउंट के शेयर्स आप बेच पाओगे, यू कैन सेल द शेयर्स ऑफ एनी अमाउंट। सपोज किसी को 525.80 रुपए के शेयर्स बेचने, आप बेच सकते हो। क्यों? क्योंकि उसका डिनोमिनेशन रुपीज में है, क्वांटिटी में नहीं। बट सपोज यही शेयर्स क्वांटिटी डिनोमिनेशन के होते 10 रुपए का एक, अब मेरे को 585 रुपीज के शेयर किसी को बेचने, में बेच पाऊंगा नहीं।
585 नहीं बेच 585 रुपीज के नहीं बेच पाऊंगा, क्योंकि 585 को मैं 10 से डिवाइड करूँ फेस वैल्यू से तो 58.5 हो रहा है। तो कभी भी शेयर्स का इंटीजर में डिनोमिनेशन नहीं होगा, है ना। तो या तो 58 होगा या 59 होगा, ठीक है। तो वहाँ क्वांटिटी डिनोमिनेशन, तो आपको ये डिनोमिनेशन शब्द मैंने एक्सप्लेन किया। फिर आगे फाइनेंशियल मार्केट में कौन कौन सी सर्विसेज है, तो आई टेक्निकल सर्विस होती है, एडवाइजरी सर्विस होती है, इंफॉर्मेशन एक्नॉलेज बेस्ड सर्विस होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव, और उसके एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल आईटी सपोर्ट, रिसर्च एंड एनालिसिस, कस्टडी। ये कस्टडी है ना, वो लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगा, उसका एक रोल है कस्टोडियन, ये शब्द आएगा तो वहां मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अब फाइनेंशियल मार्केट में कौन से वेज ऑफ ट्रेडिंग है, तो फिजिकल शेयर्स भी बेच सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक शेयर भी बेच सकते हो, वर्चुअल भी बेच सकते हो। सर ये वर्चुअल करेंसी क्या होता है, आपने नाम सुना होगा बिटकॉइन, सुना है नाम किसी ने? ये अल्गोरिदम बेस्ड करेंसी है। बिटकॉइन के प्राइस सबसे ज्यादा बढ़े कोरोना में, सबसे स्ट्रांग हो गया है ना बिटकॉइन। ये क्या है लेटर ऑन कभी डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपको ये कोर्स में नहीं है, बट है ना आप समझ लो कि एक वर्चुअल करेंसी है, जैसे शेयर्स है, सॉरी जैसे अमेरिकन डॉलर्स है या फिर इंग्लैंड के पाउंड है, ऐसा यहाँ क्या है, तो यहाँ आपका वर्चुअल करेंसी जिसको बिटकॉइन बोलते हैं। एक बिटकॉइन मीन सपोज 2000 अमेरिकन डॉलर या 20,000 अमेरिकन डॉलर एक बिटकॉइन। तो किसी के पास 20,000 डॉलर है वो देगा तो उसको एक बिटकॉइन मिलेगा, और ये बिटकॉइन की कीमत सपोज एक दो महीने में बढ़ के 22,000 या 25,000 होगी डॉलर्स, तो आपको तुरंत 2-3 महीने में 5,000 डॉलर का रेट। तो ये बिटकॉइन है, जैसे आप शेयर्स बाय सेल कर सकते हो ऐसे बिटकॉइंस को भी बाय सेल कर सकते हो, है ना। वो उसका ऑनलाइन प्राइस होता है, मार्केट ट्रेडेड, है ना। ओके, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इसको मैं वर्चुअल करेंसी बोलता हूँ। अब ओवर द काउंटर, एक्सचेंज एंड इंटरनेट, ये क्या है उसके एग्जांपल्स। तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको इंटरनेट थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हो, एक्सचेंज थ्रू, स्टॉक एक्सचेंज थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हो, एंड ये ओवर द काउंटर। सर ये ओवर द काउंटर क्या होता है, आप देखना कभी कभी कुछ चीजों को कुछ जगह से आपको लेने के लिए एडवर्टाइजमेंट मिलेगी। मैं उदाहरण देता हूँ कि कोई कंपनी ने सपोज शेयर्स इशू किए, और वो शेयर्स का आपको सपोज एप्लीकेशन मनी भरना है, तो आपको वो एप्लीकेशन कहाँ देनी है, तो जो ऑनलाइन करेंगे तो वो ऑनलाइन चली जाएगी। बट कोई आदमी बोल रहा है नहीं सर मेरे को ऑनलाइन नहीं पता है, मेरे को फिजिकल शेयर्स भरना है, आई वॉन्ट टू बाय द शेयर्स, फ्रेश इशू में मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, बट फिजिकल फॉर्म में मेरे को एप्लीकेशन भरना है। तो आप वो एप्लीकेशन चलो नेट पे मिलेगी, डाउनलोड कर लोगे, या फिर कोई बैंक को सेंटर के तौर पे उन्होंने रखा है, तो वो सपोज एसबीआई बैंक के 50 काउंटर पूरे इंडिया में रखे हैं, कि भाई गुजरात में, बड़ौदा में, अहमदाबाद में, सूरत में, है ना, फिर राजकोट में, ये 4 जगह आपको ये एसबीआई की ब्रांच में से ये कंपनी के शेयर्स एप्लीकेशन मिलेंगे। वहां से आप एप्लीकेशन का कॉपी लाओगे, फिर वो फिलअप करोगे अपनी डिटेल्स, वो कॉपी उनको दोगे, उसके साथ चेक दे दोगे, ठीक है। नॉर्मली ऐसा होता है। तो वो जो सेंटर है ना उसको ओवर द काउंटर बोलते हैं। ओवर द काउंटर मीन्स उन्होंने ऐसा काउंटर लगाया, मीन्स ये बैंक की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 50 ब्रांचों को उन्होंने काउंटर के तौर पे रखा है। मीन्स वहां काउंटर है, काउंटर लगा है। अब ये कंपनी के शेयर्स ये 10 दिनों में यहाँ से उसके लिए शेयर एप्लीकेशन मनी मीन्स शेयर एप्लीकेशन ले सकते हो, और फिर दी हुई शेयर एप्लीकेशन फिलअप करके वहां आप रुपए डिपॉजिट करा सकते हो। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर इट इज लाइक अ कैशियर ऑफ ए बैंक ना, बैंक में नहीं कैशियर होता है, वो उसको ओवर द काउंटर बोलते हैं। आपने नहीं जीएसटी में पढ़ा होगा ऐसा कि जीएसटी में मनी का पेमेंट कैसे होता है, तो ऑनलाइन होता है, बट ओवर द काउंटर भी कर सकते हो 10,000 तक का। तो वो 10,000 का ओवर द काउंटर का मीनिंग क्या है, कि आप वो कंपनी में जाओगे, सॉरी आप ओवर द काउंटर करोगे मीन्स आप वो पर्टिकुलर बैंक में जाओगे जिसको ये ओवर द काउंटर पेमेंट लेने की फैसिलिटी है ना, जीएसटी अथॉरिटीज में। वहां जाओगे और वहां 10,000 तक का जीएसटी आप कैश से भर पाओगे। मीन्स आपको एक सिंपल जैसे रुपए जमा करते हो बैंक में, उसका एक पर्ची भरते हो, ऐसा ही एक पर्ची आपको भरना है, एंड दैट मनी यू आर डिपॉजिटिंग, है ना, फॉर सो एंड सो पर्सन। उसका आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखोगे, फिर उसमें लिखा होगा कि ये सीजीएसटी के लिए भर रहे हो, एसजीएसटी के लिए भर रहे हो, यूटीजीएसटी के लिए भर रहे हो, आईजीएसटी के लिए भर रहे हो, सेस के लिए भर रहे हो, उसमें भी टैक्स के लिए भर रहे हो, इंटरेस्ट के लिए भर रहे हो, पेनल्टी के लिए भर रहे हो, फीस के लिए भर रहे हो, ऐसा सब लिखा होगा। एप्रोप्रिएट कॉलम फिलअप करके आप वो रुपए जमा कराओगे तो वो रुपए ले लेंगे। इसको ओवर द काउंटर बोलते हैं जीएसटी। यहाँ ओवर द काउंटर का मीनिंग क्या होता है, जब भी शेयर्स इशू करने होते हैं तो यू हैव टू कॉन्टेक्ट सम
you have to contact some branches of the bank which normally companies appoint them as their over the counter places. ठीक है, आगे मैं जाता हूँ. ओवर द काउंटर शब्द आपको समझा है. फिर पार्टिसिपेंट्स, हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इनटू दिस फाइनेंशियल मार्केट. हमारा क्वेश्चन क्या चल रहा है कि भाई फाइनेंशियल मार्केट में पार्टिसिपेंट कौन है. तो प्रोफेशनल्स लाइक सीए, सीएमए, सीएस, डॉक्टर्स, लॉयर्स. नॉन प्रोफेशनल्स मीन्स नॉर्मल लोग. फिर तीसरे कौन है, इंस्टीट्यूशंस. ये इंस्टीट्यूशन में कौन आएगा सर. इंस्टीट्यूशंस आएंगे, म्यूचुअल फंड्स है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये सब इंस्टीट्यूशंस आएंगे. फिर ऑफिशियल्स मीन्स कुछ ऑफिशियल कंपनीज, बैंक्स वगैरह आएगी, ये वो इधर आएगी. फिर उसके एग्जाम्पल उन्होंने दिए, बैंक है, सेंट्रल बैंक है, एनबीएफसीज है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, बिजनेस फर्म्स है, हाउस होल्ड है. सर ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किसको बोलते हैं. ये एक वर्ड आपने सुना होगा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. तो ये नया वर्ड है आपके लिए, तो ये वर्ड मैं इधर लिखता हूँ. तो व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. sorry 11. Now what do you mean by institutional investors. तो जिनका एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ है, मीन्स उनका एक लीगल फॉर्म है, जैसे कि बैंक होती है वो एक लीगल फॉर्म है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उनका एक लीगल फॉर्म है. क्यों, क्योंकि उनके खुद के कुछ लॉ बने. कंपनी तो उसका लीगल फॉर्म है क्योंकि उसके लिए एक लॉ बना है कंपनीज एक्ट. बैंक के लिए बना है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. इंश्योरेंस के लिए बना है आईआरडीए एक्ट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज एक्ट. तो ऐसे जिन जिन कंपनियों का, जिन जिन वो यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन थ्रू सम लॉ हुआ है और वो लोग अब स्टॉक मार्केट में कुछ बाय या सेल कर रहे हैं, तो उन लोगों को हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलेंगे. उदाहरण में देता हूँ कि सपोज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, एलआईसी. अब हम लोग प्रीमियम भरते हैं, वो एलआईसी के पास पहुंचता है और फिर वो प्रीमियम को एलआईसी क्या करती है, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करती है. तो एलआईसी क्या हो गई, एलआईसी हो गई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. एलआईसी क्या हो गई, एक प्रकार से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. तो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मींस दे आर क्रिएटेड इन अ फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन. दे आर क्रिएटेड इन अ फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन. उदाहरण उसके कौन कौन से हैं. एक उदाहरण है बैंक है, फिर इंश्योरेंस कंपनी है, फिर और क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फिर और क्या है, एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी. ये सभी के लिए लॉ बने हैं. सर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसको बोलते हैं. वो बैंक जैसा ही होता है बट उसका नाम होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना. वो सर वो एनबीएफसी होता है, नहीं वो एनबीएफसी अलग है. ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेंडिंग एंड बोरोइंग करेगा बट उसका नाम होगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना. पैसे लेते हैं, पैसे देते हैं, बट बड़े लेवल पे. ये आईसीआईसीआई जो बैंक है ना, इवन एचडीएफसी बैंक है, वो एक लेवल पे पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, फिर उन्होंने वो काम बंद करके लोकल रिटेल बैंकिंग में आ गए. तो अब है ना एचडीएफसी को अब एचडीएफसी बैंक कहा जाता है. पहले अदरवाइज उसका नाम था हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन. तो वो कॉर्पोरेशन के तौर पे रजिस्टर्ड हुए. वो हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए पैसे देते थे, बट है ना फिर उनको लगा कि यहाँ सपोज एक आदमी ने भी घोटाला किया 300-500 करोड़ का, तो जो पूरा प्रॉफिट है वो सब इरोड हो जाएगा. So rather than giving a big bulk to few investors, let we do कि we are giving a loan to small people. So हमको bank debt बहुत बड़ी नहीं होगी. So that is why ये banking is a retail function. Fine. तो ये institutional investors शब्द मैंने आपको समझा दिया. चलो one more. Origin. अब ये ओरिजिन क्या है, तो भाई फाइनेंशियल मार्केट का ओरिजिन कहाँ से हुआ. तो डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट हो सकता है, क्रॉस बॉर्डर मीन्स दूसरी कंट्री का, रीजियोनल दैट इज लोकल, इंटरनेशनल मीन्स इंटरनेशनल कंपनियों को मीन्स एक दूसरे के शेयर्स इश्यू करने के लिए और बेचने के लिए जो मार्केट है उसको इंटरनेशनल मार्केट बोलते हैं. अब उसके उदाहरण कौन से हैं, जैसे कि नेशनल मार्केट, रीजियोनली इंटीग्रेटेड मार्केट, यूरो मार्केट, डोमेस्टिक फॉरेन करेंसी मार्केट, या ऑफशोर या ऑनशोर मार्केट.
सर ये यूरो मार्केट क्या है? तो ये यूरोपियन कंट्रीज का स्टॉक मार्केट है, उसको यूरो मार्केट बोलते हैं, है ना, यूरो। चलो, तो ये एक क्वेश्चन था जो मेरे को आपको पढ़ाना था। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये वाला, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट का डिफरेंस। सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि कैपिटल मार्केट में आप डेब्ट सिक्योरिटीज भी इशू करोगे, इक्विटी भी इशू करोगे, जबकि मनी मार्केट में सिर्फ डेब्ट सिक्योरिटीज होती है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी होती है। दूसरा, टेन्योर। टेन्योर कैसा होता है? टेन्योर मीन्स द पीरियड फॉर विच यू आर इशूइंग द सिक्योरिटी। तो ये मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। मीडियम टर्म किसको बोलते हैं सर? 3 से 5 साल, उसको मीडियम टर्म बोलते हैं। एंड लॉन्ग टर्म किसको बोलते हैं? 5 साल से ऊपर, है ना। सो आइडियली तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 1 से 5 साल के बीच में सब जो है वो मीडियम टर्म है, एंड 5 साल के ऊपर वाले लॉन्ग टर्म। जबकि मनी मार्केट में ऑलवेज शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मीनिंग क्या होता है? लेस देन 1 ईयर। ये चीज को लेस देन 1 ईयर ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर एग्जांपल्स दे दो कैपिटल मार्केट के, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह। जबकि यहाँ एग्जाम्पल क्या है? ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर, है ना, बैंकर्स एक्सेप्टेंस दैट इज बिल्स वगैरह। क्लासिफिकेशन, कैपिटल मार्केट का फर्दर क्लासिफिकेशन है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो अब ये चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि व्हाट डू मीन बाय दिस। अभी नेक्स्ट मेरा टॉपिक यही है कि व्हाट डू मीन बाय प्राइमरी मार्केट एंड व्हाट डू मीन बाय सेकेंडरी मार्केट। जबकि मनी मार्केट में ऐसा कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है। ये मैं समझाने जा रहा हूँ। राइट नाउ मैंने इसको होल्ड पे रखा है, मैं अभी नया टॉपिक पहले ये खत्म कर दूं। पार्टिसिपेंट्स, कैपिटल मार्केट में कौन कौन लोग होंगे? तो रिटेल इन्वेस्टर होंगे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होंगे, म्यूचुअल फंड होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे। अब मैं जो टॉपिक चालू करने वाला हूँ उसका नाम है म्यूचुअल फंड, है ना। तो ये म्यूचुअल फंड को समझाने के लिए उससे पहले स्टॉक मार्केट का थोड़ा बैकग्राउंड क्रिएट करना है। सो राइट नाउ आई एम क्रिएटिंग दैट बैकग्राउंड एंड दैट इज व्हाई आई एम हैंडलिंग दिस ऑल टॉपिक्स। बराबर, चलो आगे देखो। So these are the participants of capital market. What are the participants of money market? Money market securities कौन इशू करता है? तो बैंक करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, गवर्नमेंट करती है। सर कोई प्राइवेट कंपनीज मनी मार्केट सिक्योरिटीज इशू नहीं कर पाती? यस, कर पाती है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कॉमर्शियल पेपर इशू करती है। रिस्क, कैपिटल मार्केट में ना रिस्क कम है, जबकि यहाँ हाई है। क्यों? क्योंकि भाई शॉर्ट टर्म पीरियड में वो बंदा वापस दे पाए ना दे पाए। अब आप सोचो, बिफोर कोरोना किसी ने मनी मार्केट सिक्योरिटीज इशू की फरवरी महीने में, और फिर अब 1 साल में रुपए वापस देने हैं, फरवरी से पहले मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा, है ना, क्योंकि धंधा ही बंद था 7 महीने। तो अब ये वाली स्थिति में ना मनी मार्केट की सिक्योरिटीज बहुत रिस्की हो सकती है, कि वो नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि अब पैसे थे बट वो सैलरी वगैरह में निकल गए, आई डोंट हैव मनी, बिजनेस नहीं हुआ। तो यहाँ रिस्क रहता है कि पैसे नहीं वापस आएंगे। जबकि कैपिटल मार्केट में ऐसा नहीं है। कैपिटल मार्केट में हमेशा लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज इश्यू की जाती है, तो वापस देने का कोई जल्दी नहीं होता है। 5-10 साल, 15 साल, 20 साल तक आप डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स आप 20 साल तक, 10 साल तक इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ रिस्क कम है, जबकि यहाँ हाई रिस्क है। अब इसको कंट्रोल कौन करेगा, रेगुलेट कौन करेगा? कैपिटल मार्केट को सेबी कंट्रोल करेगा एंड मनी मार्केट को रिजर्व बैंक, क्योंकि ये मेन प्लेयर्स बैंक वाले हैं और बैंकर्स बैंक इज रिजर्व बैंक। सो दैट इज वाई इसको कंट्रोल करने वाला रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। अब मैं आपको ये 2 शब्द समझाने वाला हूँ आज के लास्ट 2 टॉपिक, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। So now let us see what is primary market and what is secondary market. So that is the next topic. Let us see. कैपिटल मार्केट में चलो एक प्रॉपर चार्ट बना रहा हूँ। एक है फाइनेंशियल मार्केट, उसके अंदर 2 पार्ट है, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट में फर्दर 2 पार्ट है। ये कौन से 2 पार्ट सर? कैपिटल मार्केट के 2 पार्ट, तो प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। अब ये सर क्या है समझाओ? तो बस यही समझाना है आपको। तो ये टॉपिक को तो मैंने समझाया है ऑलरेडी आपको कि भाई कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट किसको बोलते हैं।
बट कैपिटल मार्केट का फर्दर क्लासिफिकेशन आपको मैंने नहीं समझाया, और वो फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है? तो फर्दर क्लासिफिकेशन है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी मार्केट एंड व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी मार्केट? सो लेट अस स्टडी. प्राइमरी मार्केट का एक और नाम भी है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ. प्राइमरी मार्केट का जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं न्यू इश्यू मार्केट. और सेकेंडरी मार्केट को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक मार्केट. सर ये न्यू इश्यू मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? तो अब आपको मैं उसके उदाहरण देता हूँ. ये जो न्यू इश्यू मार्केट होता है ना, उसके अंदर दो टर्म्स बड़े फेमस है, बड़े प्रचलित है. एक है शब्द आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एंड दूसरा है एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग. एंड यहाँ क्या है, ये वाला जो किस्सा है उसके अंदर सेकेंडरी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में क्या होता है? तो यहाँ तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज. तो सर ये क्या है सर, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, व्हाट एक्सप्लेन अबाउट दिस? तो समझिए बेसिक डिफरेंस ऐसा है कि अगर मैं कोई सिक्योरिटी इश्यू करता हूँ, मैं कंपनी हूँ, मैं शेयर्स इश्यू करता हूँ, और वो इश्यू करने के बाद वो शेयर्स के रुपए किसको मिलते हैं? मेरे को मिलते हैं, मेरी कंपनी को मिलते हैं. मीन्स कैश इनफ्लो इनसाइड द कंपनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पॉकेट, है ना. जो इन्वेस्टर है उनके पॉकेट में से रुपया, उनकी सेविंग, उनका लिक्विडिटी कहाँ शिफ्ट हो गया? कंपनी के पास. तो फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉकेट द मनी इज शिफ्टेड टू द कंपनी. ये जो कंसेप्ट है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट. सो प्राइमरी मार्केट का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? इससे जो रुपए जनरेट होंगे ना, वो कंपनी को मिलेंगे. तो सर सेकेंडरी मार्केट में क्या है? ये तो चलो प्राइमरी समझ ली. सेकेंडरी, सेकेंडरी मार्केट में ना ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज आर फर्दर ट्रेडेड. व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट? स्टॉक मार्केट, जहां ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज आर फर्दर ट्रेडेड. तो मैं यहां लिख देता हूं इसका मीनिंग. व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट? तो उसके अंदर सिक्योरिटीज which are already issued are further traded. जो सिक्योरिटीज ऑलरेडी इशू हुई है उसको हम फर्दर ट्रेड कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक मार्केट. मीन्स सपोज रिलायंस ने 10 करोड़ के शेयर्स इशू किए, फिर उसको लिस्टिंग करा दिया. अब जब 10 करोड़ के 10 करोड़ शेयर्स इशू किए थे, मीन्स 100 करोड़ कंपनी को मिला था, तो वो 100 करोड़ जब पहली बार इशू हुए थे शेयर, तो 100 करोड़ कंपनी को मिला, वो है प्राइमरी मार्केट. बट अब एक बार रुपया कंपनी के पास आ गया और फिर कंपनी ने क्या किया? वो शेयर्स का लिस्टिंग करा दिया स्टॉक मार्केट. अब जब इनिशियल सपोज कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे, तो सपोज हम 21 लोग हैं या 22 लोग हैं, तो हम 21 लोगों को वो शेयर्स मिले, सभी को सपोज 10-10 हजार शेयर्स मिले. तो हम लोग प्राइमरी मार्केट में से शेयर लिया और ये रुपया सीधा कंपनी के पास गया. बट लेटर ऑन कंपनी ने ये शेयर सपोज लिस्टिंग करा दिया, उसका लिस्टिंग करा दिया, तो मेरे पास 10,000 शेयर पड़े हैं. अब हमारे 21 के अलावा मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उस टाइम शेयर्स नहीं बाय किए थे. अब उनको अब इच्छा हुई कि मैं शेयर्स बाय करूं, बट उसका इशू प्रोसेस खत्म हो गया. बट फिर भी उनको कुछ भी करके ये कंपनी के शेयर्स चाहिए, तो वो जाएंगे स्टॉक मार्केट में और वहां जाके पूछेंगे कि आई वांट टू बाय द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी. स्टॉक मार्केट वाला जस्ट देख लेगा कि ये शेयर्स लिस्टेड है कि नहीं, तो यस लिस्टेड है. तो अब वो बंदा अपनी डिमांड रेज करेगा कि मेरे को रिलायंस 2000 में चाहिए. अब उसका प्राइस अभी चल रहा है 2030 रुपये, 2000 में चाहिए, तो वो कोड डालेगा. तो मोमेंट ही एंटर द कोड, हमारे 21 में से किसी के पास सपोज मॉनेटरी स्क्रंच हुआ, उसको पैसे की जरूरत है, वो शेयर्स बेचने को निकला है,
तो उसको मिल रहा है मार्केट में कि एक बंदा 2000 में बाय करने को रेडी है, 2020 प्राइस चल रहा है, उसको इमरजेंसी है, तो वो 2000 में रेडी हो जाएगा और अपने 5000 शेयर बेच देगा। तो ये जो अब आप में से सपोज रोहित को पैसे की जरूरत थी और रोहित ने 5000 शेयर बेच दिए और बाय किसने किया? सपोज बाय किया दक्षेश सर ने। तो रोहित ने जो शेयर्स बेचे और दक्षेश सर ने बाय किए, ये कहाँ हुआ? और उसमें से पैसे का इनफ्लो आउटफ्लो कहाँ हुआ? तो रोहित को इनफ्लो हुआ और दक्षेश सर का आउटफ्लो हुआ। यहाँ कंपनी को कुछ मिला क्या? नहीं, क्योंकि ये शेयर्स कंपनी ने ऑलरेडी इश्यू किए थे, उस टाइम रोहित ने बाय किए थे, तो वो प्राइमरी मार्केट का उदाहरण था। बट अब रोहित जब यही इश्यूड शेयर्स जो लिस्टेड हो चुके हैं, उसको अब स्टॉक मार्केट में वो बेचने जा रहा है और कोई बायर उससे ले लेता है वो शेयर्स, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट में ना कंपनी को न्यू कैश इनफ्लो नहीं मिलता है। ये कैश के फ्लोज ट्रांसफर कहाँ से होते हैं? फ्रॉम वन इन्वेस्टर टू अनदर इन्वेस्टर। जिनके पास शेयर पड़ा है वो किसी और आदमी को वो शेयर दे रहा है। सो मनी का इनफ्लो एक शेयर होल्डर के पास से दूसरे बायर के पास जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी मार्केट। एवरीवन क्लियर विद दिस? व्हाट डू यू मीन बाय आईपीओ एंड व्हाट डू यू मीन बाय एफपीओ? तो आईपीओ का मीनिंग होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मींस कंपनी अपनी लाइफ टाइम में पहली बार जब शेयर्स इशू करती है। मीन्स रिलायंस कंपनी थी, वो प्राइवेट कंपनी थी इनिशियली, फिर उन्होंने पहली बार उसको कन्वर्ट किया पब्लिक कंपनी में और पहली बार पब्लिक इश्यू लाए। तो लाइफ में पहली बार सपोज 78 में वो पब्लिक इश्यू लाए, तो वो टाइम पे उन्होंने जो शेयर्स इशू किए उसको हम बोलेंगे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब सपोज 78 में उन्होंने 10 करोड़ शेयर्स इशू किए और फिर लेटर ऑन 85 में, 88 में, 2000 में, 2015 में, 2020 में फर्दर शेयर्स इशू किए, है ना? हर बार सपोज 50 या 100 करोड़ के शेयर्स इशू किए हर बार। तो ये एक बार पहली बार इशू करने के बाद जब भी आप नए शेयर्स इशू करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। आर यू गेटिंग? तो लाइफ में पहली बार जो हुआ वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एंड उसके बाद जब भी नए इश्यूज आए उसको हम क्या बोलेंगे? फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। तो आज के दिनों में सपोज कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बड़ी कंपनी है और वो कंपनी अब नया इशू ला रही है, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी अभी नया इशू ला रही है, तो वो आईपीओ नहीं कहलाएगा, वो एफपीओ, क्योंकि पास्ट में एचडीएफसी ने इनिशियली बहुत साल पहले एक बार आईपीओ लाए थे पहली बार लाइफ में, और उसके बाद 2-3 बार और इशू लाए हैं, तो वो सभी एफपीओ थे, और अभी जो ला रहे हैं वो भी एफपीओ है, फर्दर पब्लिक ऑफर। सो क्लियर है सभी को? कुछ पूछना है तो पूछ लो। ऑफशोर मार्केट मीन्स क्या? ऑफ द शोर। शोर का मीनिंग है दरिया किनारा, दरिया किनारे के बाहर मीन्स आउट ऑफ इंडिया। आप आउट ऑफ इंडिया से आप परचेज सेल कर रहे हो तो वो मार्केट को आप ऑफशोर मार्केट बोलोगे। और ऑन शोर मीन्स विद इन इंडिया, है ना? विद इन इंडिया जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो ऑन शोर ट्रांजेक्शन। एक और क्वेश्चन है, सप्ते भर में एलआईसी का इशू आ रहा है, किसी ने बताया मेरे को। इन्वेस्ट करना हो तो कर लेना। कब? सितंबर महीने में, जब आएगा तब देख लेंगे। बट राइट नाउ अभी एक रेलवे कॉर्पोरेशन का आ रहा है इशू, है ना? राइट नाउ सपोज करेंटली अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आई एम टेलिंग यू द नेम, है ना? 1 मिनट वेट कीजिए।